स्टेप जो है वो है गांधी मूवमेंट। ये लास्ट फेज है जो हमारे नेशनल मूवमेंट के अंदर चल रहा था। इस फेज में गांधी जी का आना होगा, पहले वो इंडिया आएंगे और गांधी जी 1915 में इंडिया आएंगे और उसके बाद वो बहुत सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और शुरुआती फेज में उनका जो पार्टिसिपेशन होगा वो लोकल लेवल के मूवमेंट पे होगा। अभी कांग्रेस में उनकी इतनी ज्यादा पहचान नहीं है, ना उन्हें लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो साउथ अफ्रीका में पहले ही ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट कर चुके थे। तो ये उनके लिए क्या था, एक एक्सपीरियंस था साउथ अफ्रीका में रहना और वहां पे मूवमेंट करना। और साउथ अफ्रीका में भी कंडीशन यही थी जो इंडिया में थी। साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश का कॉलोनी था, उनका गुलाम था, हम लोग भी थे। जैसे इंडिया में बहुत सारे क्लास थे, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी थे। यहाँ पर भी डिफरेंट क्लास और इंडिया में भी डिफरेंट क्लास, कि भाई अपर क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, ये सारी चीजें इंडिया में भी थी। यहाँ पर भी सिविलियन अपने राइट को लेकर लड़ रहे थे और इंडिया में भी हम लोग लड़ रहे थे कि अपने राइट हमें मिले, फ्रीडम हमें मिले, ये सारी चीजें लेके हम लड़ रहे थे। साउथ अफ्रीका में भी हिंदू और मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट दिखता है और इंडिया में भी ये चीज दिखती है। तो इन बेस पे कहीं ना कहीं एक यूनिटी दिखती है दोनों कंट्रियों में। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई साउथ अफ्रीका गांधी जी के लिए ट्रेनिंग सेंटर था, जहां से उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी और उन सारी चीजों को उन्होंने इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर भी रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, इंडिया में भी होता था कि भैया व्हाइट रेस, ब्लैक रेस, ब्राउन रेस, इस बेस पे कॉन्फ्लिक्ट दोनों जगह था। यहाँ के लोग भी थोड़े बैकवर्ड थे, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, एजुकेशन लेवल भी कम था, इंडिया में भी यही सारी चीजें। तो ऐसे धीरे धीरे गांधी जी 1915 में आएंगे। सबसे पहले गोखले जी से मिलेंगे। गोखले जी जो लिबरलिज्म के एक बड़े लीडर थे, तो गोखले जी से मिलेंगे ये आते ही और गोखले जी से पूछेंगे कि क्या मुझे करना है। तो गोखले जी को ये अपना गुरु मानते थे, एक सीनियर टीचर। तो गोखले जी ने कहा कि भाई अभी तो तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले आपको अपना देश घूमना चाहिए, आपको पता करना चाहिए कि आपके देश में कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं, कैसा उनका कल्चर है, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। तो शुरुआती स्टेज में गांधी जी लगभग 2 इयर्स के लिए देश घूमने का पूरा प्लान बनाते हैं। तो वो ट्रेन पकड़ते हैं, पूरे देश में घूमते हैं और वहां के कल्चर के लोगों के साथ रहना, खाना पीना, ये सारी चीजें करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि भाई इंडिया काफी ज्यादा डाइवर्स है, यहाँ का कल्चर हर जगह अलग अलग है, फूड सिस्टम भी अलग है, क्लॉथिंग सिस्टम भी अलग है, तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं। तो कैसे हम लोग इनके बीच एक तरीके से इंटीग्रेशन करें, और जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा तब तक नेशनल मूवमेंट यहाँ पर एक तरीके से हम कह नहीं सकते कि वो सफल हो पाएगा। तो इंटीग्रेशन की बात इनको भी समझ आई, और ना इंडिया में एक लैंग्वेज है, ना एक रिलीजन है, तो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इन सबको, ये सारी चीजें उन्होंने थोड़ी सी सोचनी। और उन्होंने बहुत सारे थॉट्स पर भी इम्पोर्टेंट रखा अपने मूवमेंट में, और उन थॉट्स को कभी नहीं छोड़ा। ये गांधी जी का बेस थे। जैसे एक सबसे पहली बात, सत्याग्रह। सत्याग्रह उनका एक सबसे बड़ा स्टेप था। सत्याग्रह नाम से ही पता चलता है, सत्य प्लस आग्रह, मतलब ट्रुथ के साथ आप अगर खड़े हो तो आप लोग सत्याग्रह कर रहे हो, और इस ट्रुथ के साथ साथ नॉन वायलेंस भी इन्वॉल्व है। तो ट्रुथ विद नॉन वायलेंस, यही सत्याग्रह का मतलब होता था।
हमने देखा कि भाई एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो भी सत्याग्रह करते हैं, लेकिन उनके सत्याग्रह में वॉयलेंस भी कभी कभी इंक्लूड हो जाती है, लेकिन गांधी जी कभी भी वॉयलेंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो बोलते हैं कि नॉन वॉयलेंस रहेगी और अगर वॉयलेंस हुई तो कहीं ना कहीं मूवमेंट को वापस ले लिया जाएगा। और हम देखेंगे भी जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें 1922 के आसपास जैसे ही वॉयलेंस होगी तो गांधी जी मूवमेंट को वापस ले लेंगे। और उसका रीजन था, अगर हम लोग वॉयलेंस करेंगे तो ब्रिटिश लोग हमें पीटेंगे, और ब्रिटिश लोग अगर हमें पीटेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं नेक्स्ट मूवमेंट में इंक्लूड नहीं होंगे, और नेक्स्ट मूवमेंट में अगर हम लोग इंक्लूड नहीं होंगे तो ब्रिटिश लोगों पर कोई प्रेशर ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि भाई हम लोग ट्रुथ और नॉन वायलेंस दोनों को फॉलो करें। एक और उनकी चीज थी, मीन्स एंड गोल्स में एक क्लियर डिफरेंस। वो हमेशा बोलते थे कि आपका जो भी गोल है, गोल के साथ साथ आपका मीन्स भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपका गोल अच्छा है लेकिन मीन्स, साधन जो से प्राप्त करने का प्रोसेस है वो आप लोग रॉन्ग अपनाओ। जैसे कि मान लीजिए आप भी तैयारी कर रहे हो तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो है कि आप स्टडी करके एग्जाम को क्रैक करो, और दूसरा तरीका है कि भैया किसी को पैसे दो और पैसे देके आप एग्जाम क्लियर। आप गोल को तो अचीव कर सकते हो शॉर्ट वाले मेथड से या पैसे देके, लेकिन जब आप लोग उस गोल वाली चीज पे पहुंच जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप सही से काम नहीं कर पाओगे, वर्क नहीं कर पाओगे, आपके अंदर भी गिल्ट फीलिंग आएगी, और साथ में इससे नेशन का भी लॉस होगा और हमारी कम्युनिटी का भी लॉस होगा। तो गांधी जी हमेशा बोलते थे कि जो मीन्स है वो सीड की तरह है, और गोल जो है ये प्लांट की तरह है। तो बोलते थे अगर हमारा मीन्स या सीड ही गलत हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारा गोल जो हम अचीव करना चाहते हैं वो भी गलत ही हो। और हम इसलिए गांधी जी कहते थे, बहुत सारे थॉट्स वाले लोग थे जो बोलते थे कि अगर हम वायलेंस को अपनाएं तो आसानी से जल्दी आजादी मिल जाएगी। गांधी जी भी फ्रीडम चाहते थे और सारे लोग भी फ्रीडम चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने बोला वायलेंस से हमें आजादी नहीं लेनी, और उसका मेन पर्पज ये था, उन्होंने बोला अगर वायलेंस से हम लोग फ्रीडम लेंगे तो हमारी फ्रीडम के बाद भी वायलेंस रहेगी, और लोग अपने राइट के लिए कोई मूवमेंट ना करके वायलेंस करेंगे, और उससे सोसाइटी पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई हमें दिखाई भी देता है, पाकिस्तान ने जो इंडिया से फ्रीडम मूवमेंट लिया या डिवीजन हुआ वो कहीं ना कहीं वायलेंस पे डिपेंड था, और इस वजह से आज भी वहां पर कोई डिमांड होती है तो तुरंत वायलेंस होती है। इंडिया में जब भी डिमांड होती है तो तुरंत धरना या कोई मूवमेंट होता है, वो भी पीसफुल तरीके से। तो इसका रीजन है कि हम लोगों ने फ्रीडम कैसे केयर की, उसी हिसाब से हमारी सोसाइटी का जो रोल है वो सारी चीजें चल। एक और इनका कॉन्सेप्ट चलता है सर्वोदय। सर्वोदय को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और सर्वोदय का मतलब होता है कि भाई सबका उदय, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, बिना जेंडर, बिना कास्ट, बिना रेस, इन सब को छोड़कर। तो किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो सबका ऑल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सभी लेवल पे, किसी भी लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी के साथ भी नहीं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया कि सबका उदय होना चाहिए, सर्वोदय की कॉन्सेप्ट जो गांधी। इसका रीजन क्या था, अगर हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी कम होगी तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्राइम कम होगा, सोसाइटी में पॉवर्टी अगर कम होगी तो लोगों का एक साथ आना स्टार्ट होगा, और नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा डेवलप होगी। तो इसलिए गांधी जी बोलते थे कि भैया सबका उदय होना चाहिए, किसी भी चीज को आप छोड़ नहीं सकते, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या यूथ हो, सबका अगर डेवलपमेंट होगा तब देश का डेवलपमेंट होता है। अगर एक भी क्लास, एक भी कास्ट
एक भी रिलीजन या एक भी जेंडर अगर छूट गया तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिस्टरबेंस रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट और इस थॉट पे भी ये काफी ज्यादा बिलोंग करते थे। और ये इकोनॉमिक रूप से एक चीज में और बिलीव करते थे जिसका नाम है ट्रस्टीशिप। इकोनॉमिक एंगल में ये ट्रस्टीशिप की डॉक्ट्रिन को बिलीव करते थे। ये डॉक्ट्रिन क्या कहता था इनका, ये बोलते थे कि भाई जिसके पास भी एक्स्ट्रा रिसोर्स है, मान लीजिए कोई अमीर बंदा है, उसके पास बहुत सारा रिसोर्स है, और दूसरा पुअर पर्सन है, उसके पास कम रिसोर्स है। तो गांधी जी बोलते थे जो भी अमीर बंदा है या अपर क्लास वाला पर्सन है, उसके जो रिसोर्स हैं जितना वो यूज कर सकता है यूज करे, और उसके बाद वो सारे रिसोर्स सोसाइटी के होंगे। ये नहीं कि उसके पास रखे हुए हैं तो वो सारे रिसोर्स का कंजप्शन अपने लिए करे या अपनी आने वाली जनरेशन के लिए उन्हें बचा के रखे। गांधी जी बोलते थे आप एज अ ट्रस्ट हो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बस ये है कि उस रिसोर्स को सही से सेव करके रखना और सही जगह यूज करना, और जब भी सोसाइटी को जरूरत पड़े तो ट्रस्ट का काम है कि वो पैसा सोसाइटी को वापस दे दे। जैसे हमारे यहाँ कोविड आया, और कोविड के समय ये बात और थी कि भैया जो अमीर लोग हैं उन्हें पैसा देना चाहिए सरकार को, जिससे कि हम बहुत सारे गरीब लोगों की जान बचा सकें। तो एज अ ट्रस्टीशिप इनकी फिलॉसफी। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है इकोनॉमिक लेवल पर इनइक्वालिटी काफी कम होती है, और साथ में ही जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों के खिलाफ कोई भी क्राइम करते नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा होता है जिस सोसाइटी में इनइक्वालिटी ज्यादा होती है इकोनॉमिक लेवल पर, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ जाता है, और लोगों को लगता है कि भाई अमीर आदमियों ने हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया है और इस वजह से इनके पास ज्यादा रिसोर्स हो गया और हमारे पास कोई भी रिसोर्स नहीं है। तो ये एलिनेशन की फीलिंग या डिवाइड की नहीं आए, इसलिए गांधी जी इस चीज में बिलीव करते थे। एक चीजें करते थे, क्लास इंटीग्रेशन। दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। उसी टाइम जर्मनी में एक और पर्सन था जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मनी में था और ये बोलता था कि भाई अगर हमें गरीब लोगों का शासन एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए जरूरी है क्लास के बीच कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। और ये चाहते थे कि भाई उन सबको अपने राइट मिले, और राइट कैसे मिलेंगे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट करके। इन सब लोगों को वेपन दिया जाए और वेपन के थ्रू ये गरीब लोग मिलकर अमीर लोगों को मारेंगे, और मारने के बाद अपना पावर ले लेंगे। ये बोलते थे लेबर, जो वर्ल्ड की पूरी लेबर है वो सबको साथ आना चाहिए, ये इनका ये था। लेकिन गांधी जी इसके जस्ट अपोजिट बात करते हैं, बोलते क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं, क्लास इंटीग्रेशन। हमें हर क्लास को साथ में लाना है नेशनल मूवमेंट में, और इस क्लास के इंटीग्रेशन से काम चलेगा। तो किसी ने पूछा कैसे किया जाएगा, देखो गरीब लोग या जिनके पास रिसोर्स नहीं है उनको रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे बिजनेसमैन, और इससे दोनों के बीच ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट बनने के बाद जो भी हम सत्याग्रह लॉन्च करेंगे या जो भी मूवमेंट लॉन्च करेंगे उसमें सब मिलकर देश के लिए आगे बढ़ेंगे। ना तो गरीब को अपनी तरफ से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, ना अमीर को। और ये बोलते थे अगर हमारी सारी क्लास एक साथ रहेंगी उतना ज्यादा ब्रिटिश लोगों को डर लगेगा, और साथ में जब हमें फ्रीडम मिलेगी, अगर क्लास के बीच डिफरेंस नहीं होगा, आपस में बातचीत अच्छी होगी, तो फ्रीडम के बाद भी हमारे देश में पीसफुल सोसाइटी बनी रहेगी। तो ये इनके बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं और गांधी जी बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग साथ में आकर इंटीग्रेट होकर भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और इसके लिए हमें कोई ज्यादा वो नहीं। अगला थॉट इनका एजुकेशन को लेके था, भाई एजुकेशन कैसा होना चाहिए।
तो गांधी जी बोलते थे कि एजुकेशन लिमिटेड नहीं है सिर्फ ये से लेकर कि भाई हम एजुकेशन इसलिए लें कि हम लोगों को जॉब मिल जाए या हम लोगों को इकोनॉमिक रिसोर्स मिल जाए। बोले एजुकेशन का जो मेन मकसद है वो मेन मकसद तो सेल्फ आइडेंटिटी। जैसे हम लोग मानते हैं कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। इसी को हम कहते हैं कि भाई ये हमारा। तो सेल्फ आइडेंटिटी ये एजुकेशन का पार्ट। तो ये बोलते हैं कि भाई हमें सेल्फ आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना चाहिए और ये हमारे एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सेल्फ आइडेंटिटी पता करने के लिए जरूरी है कि हम लोग एजुकेशन को इससे इंटीग्रेट करें, सोसाइटी से लिंक करें एजुकेशन को, और एजुकेशन के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल भी बनाएं कि जिससे उसके जो अच्छी चीजें हैं वो हमारी लाइफ में आए और हम लोग खुद की एजुकेशन के साथ साथ अपनी सोसाइटी ऐसे सिविलियन बनाए जिससे हमारी सोसाइटी में क्राइम कम हो, रेस्पेक्ट हो वल्नरेबल सेक्शन का, रिलीजन के प्रति थोड़ा सा सेकुलरिज्म की फीलिंग हो और एक दूसरे की चीजों को, एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की लैंग्वेज को हम लोग रेस्पेक्ट दें। तो ये सब गांधी जी के एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड था। तो गांधी जी बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए और जब ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमारी सोसाइटी का होगा तो कहीं ना कहीं बेटर वे में हम अपनी सोसाइटी को चैनलाइज कर पाएंगे। ये गांधी जी ने कुछ बातें भाई ऐसे ऐसे अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। और इंडियन सोसाइटी नहीं, अगर वर्ल्ड भी ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग और आगे पहुंच जाएंगे। तो ये गांधी मूवमेंट और उसकी कुछ थॉट्स थे जो गांधी जी बिलीव करते थे और उन्होंने स्ट्रेटजी क्या बनाई, क्योंकि रियल में उनका जो पर्पस था वो ये था कि भाई ब्रिटेन से फ्रीडम कैसे ली जाए। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाई, कुछ स्टेप उन्होंने लेने की बात की भाई हम कैसे ये सारी चीजें हो गई। पहला ये पब्लिक की पावर में काफी ज्यादा बिलीव करते थे। गांधी जी पब्लिक पर काफी ज्यादा बिलीव करते थे, तो ये बोलते थे कि भाई अगर हमें ब्रिटिश लोगों से फ्रीडम लेनी है तो सबसे पहली बात हम लोगों को पब्लिक को एक साथ मोबिलाइज करना पड़ेगा। तो पब्लिक पावर में ये बिलीव करते थे कि पब्लिक के सपोर्ट के बिना हम लोग ब्रिटिश लोगों को नहीं हरा सकते। और साथ में ही ये बोलते थे कि हाँ भाई पब्लिक जरूरी है लेकिन साथ में ही पब्लिक को कंट्रोल करना भी जरूरी है। और कंट्रोल कैसे करना है कि उन्हें ये नहीं कि उनका जो मन है वो करे, उनको मूवमेंट चलाना है लेकिन कंट्रोल मूवमेंट। जब कंट्रोल मूवमेंट, जब हमें एक्शन की जरूरत हो तब हमें एक्शन लेना है और साथ में ही उस मूवमेंट में नॉन वायलेंस को इंक्लूड रखना है। गांधी जी हमेशा एक चीज और बिलीव करते थे कि पब्लिक की जो एनर्जी है उसकी एक लिमिट होती है। पब्लिक कुछ टाइम तक पेशेंस रह सकती है, उसके बाद जब उसे उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं वो वायलेंस पे उतर आती है। और वायलेंस ना हो इसलिए गांधी जी एक और पॉलिसी में बिलीव करते थे कि भैया कॉन्फ्लिक्ट करो, एग्रीमेंट करो, फिर कॉन्फ्लिक्ट करो, फिर एग्रीमेंट करो। कहने का मतलब ब्रिटिश के खिलाफ हम लोगों को पहले कॉन्फ्लिक्ट करना है, उनको बताना है कि भैया हमारी ये डिमांड है और फिर ब्रिटिश लोगों से उस डिमांडों में से दो तीन भी मान लेते हैं तो उस दो तीन डिमांड के बाद हम लोगों को एग्रीमेंट को पूरा कर लेना है ब्रिटिश के साथ और फिर कुछ टाइम पीरियड छोड़ के फिर दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट करना है और फिर एग्रीमेंट कर लेना है। क्योंकि अगर लगातार 1 ईयर या 2 ईयर से ज्यादा हम लोग मूवमेंट को चलाते हैं तो पब्लिक में पेशेंस की कमी होने से वायलेंस क्रिएट होती है और वायलेंस क्रिएट होगी तो ब्रिटिश लोगों को हमारे मूवमेंट को सप्रेस करने का मौका मिल जाएगा और नेक्स्ट मूवमेंट हम लोग नहीं करेंगे। और साथ में ये बोलते थे कि जब हम लोग
कॉन्फ्लिक्ट के बाद एग्रीमेंट करेंगे तो उसके बीच में कुछ टाइम लग जाएगा, कुछ गैप आएगा। तो उस टाइम पब्लिक में एनर्जी क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्रिएटिव काम करेंगे। तो क्रिएटिव काम क्या करेंगे, हम लोग चरखा चला सकते हैं, हम लोग डांस कर सकते हैं, हम लोग भजन गा सकते हैं। ये सारी चीजें क्रिएटिव काम करेंगे जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव हो और साथ में एंटरटेनमेंट भी मिले, एक दूसरे से जान पहचान भी बढ़े। ये सारी चीजें गांधी जी की स्ट्रेटेजी में इंक्लूड थी कि भाई कैसे हम ब्रिटिश इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ लड़ेंगे, वो भी नॉन वायलेंस का यूज कर। तो इसलिए पब्लिक में बिलीव और साथ में कॉन्फ्लिक्ट एग्रीमेंट इस पॉलिसी में बिलीव और साथ में क्रिएटिव वर्क, ये कुछ स्ट्रेटेजी थी जिसके थ्रू इन्होंने मूवमेंट को चलाया। और फिर 1915 के बाद गांधी जी का पहला मूवमेंट 1977 में स्टार्ट होता है, 1917 में। और ये जब हमने देखा भी था, जब हम लोग ने फार्मर मूवमेंट पढ़ा, तो उस टाइम भी हमने जाना था कि भाई गांधी जी ने कैसे इन मूवमेंट पे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो गांधी जी ने शुरुआती स्टेज में उन्होंने सोचा कि अभी मुझे मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा फेमस थे, वहां पर इन्होंने एक मूवमेंट तो ये किया था कि वहां पर जब ये पहली बार गए, देखो गांधी जी वैसे नॉर्मल पर्सन ही थे, एडवोकेट थे, वो भी अपनी लाइफ में पैसा कमाना और जीवन जीना चाहते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो साउथ अफ्रीका गए अपने दोस्त के केस के लिए। तो दोस्त के केस के लिए गए, केस जीत भी गए, और वहां से वापस आते टाइम उनके दोस्त ने उन्हें एसी की टिकट दिलाई, ब्लैक कोट भी पहना था, और वो बैठे ट्रेन में। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने बोला कि भैया आप यहाँ पे कैसे बैठे हो। तो गांधी जी बोले कि भाई मेरे पास एसी की टिकट है। तो गांधी ने जैसे ये बात बोली, तो ब्रिटिश लोगों ने पकड़ के उन्हें स्टेशन के बाहर फेंक दिया। तब पहली बार इन्हें फील हुआ कि भैया गुलामी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, नेशन का मतलब क्या होता है। तब पहली बार इन्होंने नेशनलिज्म की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया। वरना पहले अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश थे और इन्हें लगता था कि हाँ ठीक है, मुझे इस मूवमेंट से क्या मतलब है। फिर उसके बाद ये जब अफ्रीका में गए और वहां पर इंडियन लोगों से मिले, तो इंडियन लोगों को अफ्रीका में ब्रिटिश लोगों ने एक रूल बना रखा था कि जो भी लोग वहां के लोकल थे या बाहर से आते थे, उन सबको अपने गले में एक आइडेंटिटी कार्ड लेके चलना पड़ता था। उस आइडेंटिटी कार्ड पर उनका सारा इंट्रोडक्शन लिखा रहता था। तो ये सारी चीजें उन्हें देखते थे, और जो उसको नहीं लेके जाता था, या तो ब्रिटिश वाले उन्हें पकड़ लेते थे, जेल भेज देते, या उन पर फाइन लगाते थे। तो गांधी जी ने सबको मोबिलाइज किया और बोला अब हम लोग ये कार्ड नहीं पहनेंगे। और गांधी जी ने बोला सब लोग साथ में रहेंगे और कोई भी वायलेंस नहीं करेगा, और हम लोग अभी इस कार्ड को जलाएंगे साथ में। तो सबने कार्ड को जलाया और कार्ड जल गया। तो ब्रिटिश लोग, जब ये लोग बैठे थे धरने पर, तो ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया, बहुत सारे लोगों को पीटा, गांधी जी को भी एक दो लाठी मारी, लेकिन गांधी जी नॉन वायलेंस पर टिके रहे। फिर उसके बाद इन लोगों को जज के पास लेके गया जाया गया। तो गांधी जी पहले से ही वकील थे, तो जज ने पूछा भाई ऐसा क्यों किया आपने। तो बोला सर हम लोग भी इंसान हैं, हमारे भी ह्यूमन राइट है। पर इन लोगों ने काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, ब्रिटिश लोग और व्हाइट लोगों को कोई कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को कार्ड लेने की जरूरत क्या है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली कि भाई हम लोग कार्ड क्यों ले जब आप लोग ही नहीं ले रहे। तो ये सारी जब चीजें हुई, तो उसके बाद उस जज ने भी बोला भाई बात तो तुम्हारी सही है। तो उस बार पहली बार गांधी जी ने ब्रिटिश के खिलाफ एक मूवमेंट में जीत हासिल की। ये सब हो रहा था अफ्रीका में। फिर अफ्रीका में और भी बहुत सारे मूवमेंट उन्होंने चलाए और उनमें वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। तो अफ्रीका में ये इंडियन कम्युनिटी के बीच और साथ में अफ्रीकन लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस हो गए। और आप लोगों ने सुना होगा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के एक फेमस लीडर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला भी कहीं ना कहीं गांधी जी से जुड़े हुए थे, और उन्होंने बाद में साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट चलाया, वो गांधी फिलोसॉफी के बेस पे चलाया। वो गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे। फिर उसके बाद 1915 में इनका आना हुआ देश में,
शुरुआत में ये लोग गोखले जी से मिले, गोखले जी ने बोला बेटा घूम के आओ, पहले देश जान लो। तो घूमने गए, ट्रेन में बैठे, आराम से गए। फिर 1917 में इनका पहला मूवमेंट हुआ। एक पर्सन था राजेंद्र शुक्ल करके, एक फार्मर, कांग्रेस की बैठक में आया हुआ था, गांधी जी के पीछे लगा हुआ था कि आपका बहुत नाम सुना है, हम लोग काफी परेशान हैं, ब्रिटिश लोग हमसे फोर्सफुली इंडिगो की क्रॉप करवाते हैं और हमारे लिए जो चीजें जिस पर हम लोग अपना फूड उगाते थे उस पर इंडिगो करवाते हैं और इंडिगो करने के लॉस होते हैं। पहला लॉस तो ये होता है कि इंडिगो की खेती जिस लैंड पे होती है वो खेती इनफर्टाइल हो जाती है, तो हमारी लैंड का लॉस होता है। और दूसरा, ब्रिटिश लोग इंडिगो करवाते हैं और साथ में काफी ज्यादा सस्ते रेट पे उसे ले जाते हैं, तो हमें पैसे भी नहीं मिलते कि पैसे हमें मिल जाए और फिर हम फूड खरीद लें। तो ये सारी प्रॉब्लम इनके साथ थी। तो गांधी जी जब ये राजेंद्र शुक्ल इनके ज्यादा ही पीछे लग जाते हैं, गांधी जी नहाने जाएंगे, राजेंद्र शुक्ल आगे, गांधी जी चाय पिए जाएंगे, राजेंद्र शुक्ल वहां भी, मार्केट जाएंगे वहां भी। तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है फिर हम चलते हैं। तो गांधी जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद, वो उनके दोस्त थे, उनको जानते थे। तो गांधी जी ने उनसे बात की तो उन्होंने बोला हाँ भाई। गांधी जी ने पूछा क्या सच्ची में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला हाँ सच्ची में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे लोग जो वहां के वकील थे, ये सब लोग गए वहां पर चंपारण में, बिहार में एक प्लेस है चंपारण, जहां पर इंडिगो की क्रॉप को लेकर रिवॉल्ट हो रहा था। तो चंपारण मूवमेंट हुआ और चंपारण मूवमेंट में जैसे ही ये लोग पहुंचे, बहुत सारे फार्मर भी आए, आसपास के गांव से भी आए, इन लोगों का वेलकम किया। और जब ये सारी चीजें हुई तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सारी चीजें पता चली कि भैया कोई गांधी नाम का पर्सन आया है और वो कोई मूवमेंट चलाना चाहता है। तो ब्रिटिश लोगों ने इनको थोड़ा सा धमकाया और बोला कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए 24 घंटे में तो आप लोगों के खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। गांधी जी और उनकी टीम नहीं डरी और वो लोग बोले बोले हाँ ले लेना एक्शन। ये लोग एडवोकेट थे। तो ये सारी चीजें हुई और कुछ टाइम तक यहाँ सत्याग्रह चला, चंपारण सत्याग्रह। और फिर उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने इन लोगों की डिमांड मानी। तो ये गांधी की पहली जीत थी इंडिया में। 1917 1917 का मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट। फिर उसके बाद अहमदाबाद में भी इन्होंने मूवमेंट किया। अहमदाबाद में एक और इशू उठ रहा था, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया लेबर और बिजनेसमैन के बीच। लेबर वालों ने बोला कि ये लोग हमसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं और अगर एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं तो हमें बोनस तो मिलना चाहिए। लेकिन बिजनेसमैनों ने बोला कोई बोनस नहीं मिलेगा, आप लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हो इसलिए क्योंकि आपकी जॉब सिक्योरिटी है और हम लोगों को जब लगेगा तब हम लोग काम करवाएंगे। तो कॉटन मिल में ये लोग काम कर रहे थे, तो इन लेबर वालों ने कहा भैया हम काम नहीं करेंगे, हम तो तुम्हारे खिलाफ मूवमेंट करेंगे। तो शुरुआत में ये चल रहा था, लेबर वालों ने काम करना बंद कर दिया, बिजनेसमैन को भी लॉस हो रहा था और साथ में लेबर वालों को भी। यहाँ पर भी गांधी जी ट्रेन पकड़ के दौड़ते दौड़ते पहुंचे, इन लोगों से पूछा भैया क्या हो रहा है, तो बोले भैया ये हमारा ऐसे पैसे नहीं दे रहे हैं। फिर गांधी जी ने बिजनेसमैनों से भी बात की और साथ में लेबर वालों से भी बात की। और गांधी जी ने बोला बिजनेसमैन को देखो भाई, ये लोग आपसे 100 रुपये बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई सॉल्यूशन निकले और आपकी कंपनी दोबारा से चले और आपका कपड़ा फिर से बने, तो इसके लिए जरूरी है एग्रीमेंट करना। तो गांधी जी बिजनेसमैनों को समझाते हैं देखो ये लोग 100 रुपए मान रहे हैं, लेकिन मैं 70 रुपीज में बात करके काम करवा देता हूँ। तो बिजनेसमैन बोला ठीक है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ और गांधी जी ने इन दोनों के बीच एग्रीमेंट करवा दिया। और फिर थर्ड जो मूवमेंट जिसमें शामिल थे वो था खेड़ा। खेड़ा में क्या हुआ, ये खेड़ा गुजरात का एक प्लेस था, यहाँ पर क्रॉप खराब हो गई फ्लड आने की वजह से। और उसके बावजूद ब्रिटिश लोग बोले कि भैया आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो फार्मर लोग बोले जब क्रॉप ही खराब हो गई, जब हमारे पास क्रॉप आई नहीं, तो हम आप लोगों को टैक्स कैसे दें।
तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ब्रिटिश लोग मानने को रेडी नहीं। तो फिर फार्मर लोगों ने साथ में मिलकर मूवमेंट लॉन्च किया, खेड़ा सत्याग्रह। और यहाँ पर भी गांधी जी घूमते घूमते ट्रेन में बैठे, फिर इन लोगों से पूछा भैया क्या हुआ, बोले फसल खराब हो गई। उसके बावजूद भी ये लोग बोलते हैं कि टैक्स दो। गांधी जी बोलते हैं ऐसे कैसे टैक्स ले लेंगे। तो फिर उसके बाद बातचीत हुई, कुछ दिन तक ये सत्याग्रह चला। और फिर उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने बोला इस खेड़ा मूवमेंट में कि भैया जिस जिसको वॉलेंट्री है, जिस जिसका मन है वो टैक्स दे, और जिसका मन नहीं है वो मत दे। तो वॉलेंट्री का मतलब ही था कि किसान लोग जीत गए, और कौन देने वाला है, सबको वॉलेंट्री था। तो इसमें भी कहीं ना कहीं गांधी जी। तो कई बार अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आए तो याद रखना गांधी जी ने आते ही इंडिया में केक खाया। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये मूवमेंट इंडिया में हुआ। ये सारे मूवमेंट जो इंडिया में गांधी जी ने किए, ये रीजनल लेवल के मूवमेंट है, लोकल लेवल के मूवमेंट है। लेकिन अब धीरे धीरे इन मूवमेंट को करके गांधी जी एक नेशनल लीडर बन चुके हैं। अब कांग्रेस में उनकी एक पहचान है, आइडेंटिटी है। अब वो सिर्फ गोखले जी के नाम पर नहीं है, अपने खुद के नाम पर ही जाने जाते हैं कि हाँ भैया गांधी जी कोई है और जो बहुत अच्छे मूवमेंट चलाता है, और उसके मूवमेंट काफी ज्यादा फेमस है। तो गांधी जी जब आएंगे तो उसके बाद वो बहुत सारे मूवमेंट चलाएंगे, और उनका एक ग्राफ हमें दिखाई देता है कि भाई कैसे कैसे वो मूवमेंट चलाते हैं। उनका सबसे पहला जो नेशनल लेवल का मूवमेंट होता है वो है 1920 में, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं, आप लोग भी ये ग्राफ बना लेना, कई बार आपको मेंस में या क्रोनोलॉजी ऑर्डर के लिए आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। 1922 में गांधी जी का पहला नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होगा, जिसे हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और फिर 1922 में ये मूवमेंट खत्म भी हो जाएगा। स्टार्ट हुआ 1920 में और 1922 में खत्म, और वापस गांधी जी क्रिएटिव वर्क में लग जाएंगे। तो उसके बाद काफी ज्यादा गैप मिलेगा। अगला इनका मूवमेंट 1930 में होगा, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये सब एक ही मूवमेंट के नाम है। 1930 में गांधी जी चलाते हैं सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये गांधी जी का सेकंड मूवमेंट है, और आप लोग देखेंगे लगभग 8 ईयर का गैप है। और गांधी जी की फिलॉसफी क्या बोलती है? कॉन्फ्लिक्ट एग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट एग्रीमेंट। कह रहे मतलब एक साथ किसी भी मूवमेंट को लॉन्ग टर्म तक मत चलाओ। लॉन्ग टर्म तक चलाओगे तो लोगों को दिक्कत होगी, और लोगों को दिक्कत होगी तो वायलेंस क्रिएट होगा। वायलेंस अगर क्रिएट हुआ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। अब फिर दोबारा से गांधी जी इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाते हैं, और इस इनएक्टिव स्टेज में वो क्या करते हैं? क्रिएटिव वर्क करते हैं, लोगों के साथ गीत संगीत, ट्रेडिशनल डांस, ये सारी चीजें करना उन्हें अच्छा लगता है। साथ में ही चरखा, लोगों को सिखाना कि भैया कैसे आप लोग इनकम जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें। फिर अगला जो इनका बड़ा मूवमेंट होता है लास्ट वाला 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडिया मूवमेंट। तो ये 3 मूवमेंट है जो गांधी जी ने पूरे नेशनल लेवल पे चलाए। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि हर ग्राफ थोड़ा ऊपर उठता जा रहा है, इसका मतलब पब्लिक का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है। हर नए उनके मूवमेंट में पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, और इस पब्लिक की पावर के बेस पे ही गांधी जी ने ब्रिटिश लोगों को डराया, और उन्होंने दिखाया कि अगर आप लोग ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक आपको छोड़ने वाली नहीं है। और वो वायलेंस भी नहीं करते थे, लेकिन पब्लिक के सपोर्ट से ब्रिटिश वालों को डराते काफी थे। और ब्रिटिश वाले लोगों ने इसीलिए गांधी जी को एक बड़ा लीडर माना, क्योंकि इनके साथ पब्लिक काफी ज्यादा खड़ी। तो इस वजह से ये सारा मूवमेंट। और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद 1947 में ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को फ्रीडम दी। उनकी हालत वैसे भी खराब हो चुकी थी,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 45, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इंडिया को फ्री करने के अलावा, क्योंकि अब इंडिया से उन्हें प्रॉफिट की जगह लॉस ज्यादा हो रहा था, क्योंकि पब्लिक सारी उनके खिलाफ थी। तो उन्हें लगा अगर इंडिया पे कंट्रोल करना है तो हमारे ऑफिसर को रखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन खर्च अलग से होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग कहां से देंगे, तो इसलिए भी इनको दिक्कत हुई। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये लोग इंडिया से जाने भी लगे। जब गांधी जी आए 1917, और फिर उसके बाद वर्ल्ड लेवल पर एक वर्ल्ड वार 1 आता है, ये आप लोगों ने सुना होगा। 1914 से स्टार्ट होता है और 1919 तक जाता है, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा है। गांधी जी अभी भी इस टाइम बिलीव करते हैं कि ब्रिटिश लोग अच्छे हैं, बस थोड़े से रास्ता भटक गए। तो 1914 से 99 के बीच जब वर्ल्ड वार 1 होता है, जर्मनी ब्रिटिश लोगों को पीट रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बोलते हैं इंडियन लोगों से कि भैया हमें आर्मी की जरूरत है, तो आप लोग अपने लोग भेजो। तो हमारे लिबरलिज्म मूवमेंट वाले बहुत सारे लोग, इवन गांधी जी भी यूथ लोगों को कहते हैं जाओ बेटा जाओ, लड़ने जाओ। तो बहुत सारे यूथ लोग वर्ल्ड वार 1 में इन्वॉल्व होते हैं ब्रिटिश की तरफ से। लेकिन जब वर्ल्ड वार 1 खत्म होता है तो ब्रिटिश लोग हमारे खिलाफ बहुत सारे एक्शन लेते हैं, और हमें लगा कि भाई हम लोगों ने इनके साथ, इनका जब बुरा टाइम आया तो इनका साथ दिया है, तो ये लोग भी हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। ये लोग नेगेटिव चीजें ही करेंगे। सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, 1919 में रॉलेट एक्ट लाएंगे। रॉलेट एक्ट, रॉलेट वो पर्सन था जो इस कमीशन का हेड था, उसके बेस पे एक्ट बना। इस रॉलेट एक्ट में क्या था, बिना लॉ के, बिना जज के, बिना एफआईआर के किसी भी इंडियन पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। कोई एफआईआर दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। तो रॉलेट एक्ट में ये सारे प्रोविजन थे। तो इंडियन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि भाई ये क्या किया तुम लोगों ने, हम लोगों ने तुम्हारा इतना सारा साथ दिया और तुम लोग हमारे लिए रॉलेट एक्ट लेके आए। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने रॉलेट सत्याग्रह किया। रॉलेट सत्याग्रह अलग अलग प्रोविंस में चल रहा था, और उस प्रोविंस में से एक प्रोविंस था पंजाब। पंजाब में भी चल रहा था, और पंजाब के लीडर थे सैफुद्दीन किचलू। ये लोग इस मूवमेंट को चला रहे थे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया। जब सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया तो लोग डिमांड करने लगे कि भैया उनको रिहा किया जाए, उन्हें जेल में न रखा जाए। और इसके लिए ये सारे लोग बैसाखी वाले दिन पंजाब के एक पार्क में, जलियांवाला बाग पार्क में इकट्ठा हुए। और ब्रिटिश लोगों ने जैसे ही सैफुद्दीन किचलू और इनके दोस्तों को अरेस्ट किया था, तुरंत इन्होंने सेक्शन 144 लगा दिया, जो आज भी हमारे देश में लगता है, मतलब कर्फ्यू टाइप का लगा दिया कि भैया 4 से ज्यादा लोग हमें एक जगह नहीं दिख जाना चाहिए। लेकिन लोग बैसाखी वाले दिन थे, लोगों को लगा पीसफुल तरीके से हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम लोगों पे वेपन तो है नहीं। तो ये लोग जलियांवाले बाग पार्क में थे, और ब्रिटिश के एक ऑफिसर जनरल डायर ने क्या किया, उस पार्क का एक ही गेट था, उस गेट को ब्लॉक किया और अपने पुलिस वालों को लाया और गोलियां चलवानी स्टार्ट कर दी। और इसमें इवन बहुत सारी वुमेन, बच्चे, बुजुर्ग जितने भी थे सबको मारना स्टार्ट कर दिया। तो इस वाले इंसिडेंट के बाद हम लोगों को समझ आ गया कि ब्रिटिश लोग कुछ नहीं समझते, और इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है जो हमने इनका साथ दिया। तो ये लोग तो बिल्कुल बेकार तरीके से हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इससे पूरे देश में इमोशन की फीलिंग आई कि भाई इन लोगों ने हमारे इतने लोगों को मार दिया। गांधी जी भी पंजाब गए, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर भी पंजाब गए, इमोशन भी दिखाया। ब्रिटिश लोगों ने नाम नाम का जनरल डायर को बोला कि भैया तुम इस्तीफा दे दो, लेकिन वहां पर ब्रिटेन में जब वो गया लंदन में, तो वहां के लोगों ने काफी ज्यादा प्रमोट किया उसको, वाह क्या अच्छा काम किया, उसको मेडल भी मिला।
पैसे भी मिले, सारी चीजें उनको मिली, क्योंकि मेन वर्क था इनका इंडियन लोगों में फियर क्रिएट करना। और जनरल डायर ने मार के बहुत सारे लोगों को फियर क्रिएट करने की कोशिश की। दूसरी तरफ एक और मूवमेंट यह चल रहा था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो उसमें जो टर्की था वो ब्रिटिश के खिलाफ था, और टर्की का जो लीडर था वो मुस्लिम लोगों का एक हेड हुआ करता था, जिसे कहते थे खलीफा। ठीक है, आप लोगों ने बुर्ज खलीफा गाना सुना होगा। तो ऐसे ही टर्की का जो हेड था वो खलीफा हुआ करता था, और ये मुस्लिम वर्ग का पूरे वर्ल्ड में हेड हुआ करता था। तो ब्रिटिश लोगों से इंडियन लोगों ने और इंडियन मुस्लिम ने एक वादा बोला था कि अगर टर्की वाले लोग हार जाए तो आप उनके साथ जो ट्रीटी करोगे वो थोड़ी रेस्पेक्टफुल वाली करना, और खलीफा को थोड़ा परेशान कम करना, क्योंकि वो हमारे रिलीजन का हेड है, और अगर आप उसको परेशान करोगे तो हम लोगों को दिक्कत होगी। तो ब्रिटिश लोग बोले ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन 1919 में ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब इन्होंने एग्रीमेंट किया, वर्साई का एग्रीमेंट, तो उसमें इन लोगों ने पहले तो खलीफा की गद्दी हटा दी, बोले तुम खलीफा वलीफा कुछ नहीं, भागो यहाँ से। जब वो सेशन हो रहा था तो खलीफा को जमीन पे बैठाया, खुद आराम से चेयर पे बैठे। तो कहीं ना कहीं उसकी डिसरेस्पेक्ट करी, और इससे मुस्लिम जो लोग थे वो भी काफी ज्यादा ब्रिटिश से नाराज हुए कि भैया आप लोगों ने इसमें। 1905 में जब बंगाल का डिवीजन हुआ, उसके तुरंत बाद इन लोगों ने 1906 में मुस्लिम लीग का डेवलपमेंट कर दिया, और 1909 में इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया। ये सारी चीजें हम पहले ही देख चुके हैं, और सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को काफी ज्यादा आगे तक लेके चले गए। फिर उसके बाद जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो 1916 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, लखनऊ सेशन, और लखनऊ सेशन में साथ में आए दोनों लोग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का सेशन साथ में हुआ, और इस सेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड ठीक है, और एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ये लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे तो ब्रिटिश लोगों को लगेगा बढ़िया है, जब मेन लीडरों ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम तो और ज्यादा प्रमोट करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट को। तो लखनऊ में ये सारी चीजें की, और बोला जाता है कि कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। और सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब आप लोगों को पता ही है कि भाई जो कैंडिडेट होगा वो भी मुस्लिम, और जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम, और किसी रिलीजन का पर्सन ना तो वोट दे सकता है ना कैंडिडेट बन सकता है। तो डिवाइड एंड रूल की जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी उसका ओरिजिन हुआ, और उस पर स्टाम्प लगा दिया कांग्रेस ने। तो उसी के अगले स्टेप के रूप में गांधी जी ने सोचा 1919 में एक मूवमेंट चलाया जाए, किसके लिए? खिलाफत की रेस्पेक्ट को बनाने के लिए। तो गांधी जी खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करते हैं 1919 में। इसमें बहुत सारे मुस्लिम लीडरों को भी शामिल करते हैं, लियाकत अली खान भी हैं। एक कमेटी बनती है खिलाफत कमेटी, और इस मूवमेंट का एक ही पर्पज है, खलीफा जो है मुस्लिम रीजन का जो हेड है उसकी रेस्पेक्ट को बचाना, और एक तरीके से ब्रिटिश लोगों को फोर्स करना कि भैया आप लोग उनके साथ अच्छा करें। तो गांधी जी को लगा कि भैया ये अच्छा मौका है, 1960 में लखनऊ वो हुआ, अगला मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के थ्रू, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हम लोग इंटीग्रेट हो जाएंगे, फिर दोबारा से हम लोग साथ में लड़ेंगे, और साथ में अगर लड़ेंगे हिंदू मुस्लिम तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों को दिक्कत होगी, और ब्रिटिश लोग मजबूर होंगे हमें फ्रीडम देने के लिए। लेकिन गांधी जी की इस बात से बहुत सारे लोग नाराज थे, जिनमें से एक थे जिन्ना जी भी। जिन्ना जी बोले कि नहीं, ये आपने अच्छा नहीं किया, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के इशू को नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड करना वो कभी फायदेमंद चीज नहीं। ठीक है आप लोग उससे एग्री थे, लेकिन उसे नेशनल मूवमेंट के रूप में चलाना, और वो भी कांग्रेस के अंडर, ये तो बहुत गलत किया आप लोगों ने। तो जिन्ना जी इससे नाराज थे, और गांधी जी की इस बात से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस से रिजिग्नेशन दे दिया, अब बोले मुझे कांग्रेस में नहीं रहना।
और इससे एक और दिक्कत ये भी हुई कि पहली बार किसी रिलीजन का कांग्रेस पर होल्ड पड़ गया और इस रिलीजन के जो सारे लोग थोड़े से कट्टर टाइप के थे वो लोग भी इन्वॉल्व हो गए और उनके थॉट का भी नेशनल मूवमेंट पर इम्पैक्ट पड़ा। और बाद में जब हिंदू मुस्लिम के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो कांग्रेस में भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें हुई और ये खिलाफत मूवमेंट चला भी, कुछ दिन चला, फिर उसके बाद रुक भी गया। और फिर बाद में टर्की का जो खलीफा था उसने खुद ही बोला कि भैया हमें नहीं चाहिए खलीफा की गद्दी, हमें नहीं चाहिए। सही किया इन लोगों ने हटा दिया। तो फिर उसके बाद गांधी जी ने देखा कि भैया एक तरफ 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ है, दूसरी तरफ ब्रिटिश लोग ये लेके आ गए और फिर 1919 में ये लोग एक्ट लेके आए एक और। हर 10 साल में एक एक्ट लेके आते थे। तो 1919 का जो एक्ट था वो इंडियन लोगों के लिए काफी ज्यादा खराब था। इस एक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की चीज थी उसको और प्रमोट किया गया। बोला एससी को, एसटी को, वुमेन को, इन लोगों को भी हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट, साथ में सिख लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। तो इंडियन लोग नाराज हुए, बोले अच्छा ऐसे कैसे कर दोगे तुम। तो फिर उसके बाद गांधी जी को एक नए मूवमेंट चलाने के लिए लीडरशिप दी गई। तो 1922 एक मूवमेंट चला जिसमें ये सारे इसको एक साथ हम लोग ने इंटीग्रेट किए, जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये मूवमेंट अच्छा चला शुरुआती स्टेज में, काफी ज्यादा लोग इंक्लूड थे, मुस्लिम भी इंक्लूड थे, हिंदू भी इंक्लूड थे, अपर क्लास, लोअर क्लास, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे और काफी बड़े लेवल पे मूवमेंट चला। बहुत सारे लोग एनर्जी से भरे हुए थे, फार्मर भी इन्वॉल्व हुए, ट्राइबल लोग भी इन्वॉल्व हुए, सब लोग इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। ऐसा लग रहा था कि भाई ब्रिटिश लोगों के खिलाफ एक रिवॉल्यूशन चल रहा है। और इस टाइम गांधी जी ने एक और बात बोल दी थी कि मैं 1 साल में आप लोगों को आजादी दिला दूंगा। थोड़ा ज्यादा बोल गए वो जो जोश में। तो लोगों को लगा भैया जब 1 साल में आजादी मिल जाएगी तो सारे लोग और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। और नॉन कॉपरेशन में कुछ प्रोसेस अपनाए गए। गांधी जी ने कहा देखो आप लोग लॉयर हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, तो लॉ की पोस्ट छोड़ दो। स्टूडेंटों से कहा कि आप लोग कॉलेज जाते हो तो कॉलेज जाना छोड़ दो। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा खुश है, बहुत बढ़िया है, कॉलेज जाना बढ़िया रहता है। स्कूल वाले बच्चों से भी यही कहा गया कि जो जो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते हैं वो ब्रिटिश का स्कूल छोड़ दो। तो सबसे छोड़ने की बात की जा रही है कि हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश के साथ। जब ब्रिटिश के साथ हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश लोग मजबूर हो जाएंगे हमसे बात करने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो ज्यादातर जो उनकी चीजें थी वो इसलिए चल रही थी क्योंकि इंडियन लोग उनका साथ दे रहे थे। और हम लोग अगर उनका साथ नहीं देंगे तो उन्हें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। धोबियों से कहा गया कि भैया आप उनका कपड़ा धोना बंद कर दो। प्रेस वालों से कहा गया आप उनकी प्रेस करना बंद कर दो। तो जो भी छोटा बड़ा काम जो भी ब्रिटिश का करता है वो अपना काम बंद कर दे। यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। बहुत सारी भीड़ इसमें जुटी। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेहरू जी, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और ये मूवमेंट अच्छा चल रहा था, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था। लेकिन इस मूवमेंट के एक पार्ट में 1922 के आसपास एक इंसिडेंट हो जाता है। गांधी जी ने बोला था कि भाई 1 साल में आजादी मिलेगी। अब धीरे धीरे 2 साल इसको चलते चलते हो गए। अब लोगों में थोड़ा सा पेशेंस कम होने लगा। तो ऐसे ही रात में जुलूस जा रहा था तो कुछ लोग निकल रहे थे इलाहाबाद के पास। चौरा चौरी एक प्लेस है वहां पर, चौरा चौरी गोरखपुर के पास ये प्लेस है, वहां से ये लोग निकल रहे थे। तो वहीं पर जब ये रात में निकल रहे थे तो वहीं पे पुलिस वालों ने थोड़ा इनसे मस्ती करने के लिए पूछा और भाई मिल गया स्वराज। तो इन लोगों को थोड़ा सा गलत लगा कि भाई ये लोग ज्यादा ही खुश हो रहे हैं कि हम लोगों को स्वराज नहीं मिला। तो इन लोगों ने बोला स्वराज तो मिला नहीं लेकिन तुम्हें जरूर देंगे स्वराज। तो इस भीड़ ने क्या किया, 15-16 जितने भी ब्रिटिश पुलिस वाले थे उन सबको पुलिस थाने में रखा और पुलिस थाने में आग लगा दी।
और जैसे ही पुलिस थाने में आग लगी तो भैया वायलेंस इंक्लूड हो गई, और वायलेंस इंक्लूड हो गई जो गांधी जी के मूवमेंट का कभी पार्ट नहीं था। तो गांधी जी को ये लगा कि भैया वायलेंस हो गई, अब ब्रिटिश लोगों को मौका मिल गया। भैया देखो गांधी जी, आपने कहा था नॉन वायलेंस रहेगी, लेकिन आप लोग तो वायलेंस पे उतर आए। जब आप लोग वायलेंस करोगे तो हम भी वायलेंस का जवाब देंगे। तो वायलेंस का जवाब अगर ब्रिटिश लोग देंगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी पीटेंगे, और फिर अगला मूवमेंट गांधी जी करेंगे तो उसमें लोग शामिल ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर किसी के घर में से कोई पर्सन की डेथ हो जाएगी मूवमेंट में तो कोई क्यों भेजेगा अपने पर्सन को। तो ये सारी चीजें गांधी जी को ध्यान में रखनी थी। तो जैसे ही वायलेंस हुई तो गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया और बोला इसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, आप लोग मुझे अरेस्ट कर लो और मूवमेंट अब कैंसिल होता है। लेकिन गांधी जी को इस टाइम काफी ज्यादा टॉर्चर का सामना करना पड़ा। इवन कांग्रेस के भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि गांधी जी बिक चुके हैं, ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बिजनेसमैनों से हाथ मिला लिया है, ये सारी चीजें। नेहरू जी, ये जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, ये भी गांधी जी से नाराज थे। बोले यार इतनी सी तो वायलेंस हुई थी, इसके ऊपर मूवमेंट वापस लेने की जरूरत क्या थी, पब्लिक सारी उस पर थी, एक दो साल और चल जाता तो क्या पता हमें फ्रीडम मिल जाती। ये गांधी जी ऐसे फ्रीडम चाहते ही नहीं थे। वो बोले वायलेंस से मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए, क्योंकि वो मीन्स और गोल दोनों में बिलीव करते थे। बोले अगर गोल को अचीव करना है तो मीन्स अच्छा होना चाहिए, मीन्स अगर अच्छा नहीं होगा तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए, 20 साल मिले तो चाहिए। तो गांधी जी वायलेंस नॉन वायलेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो ब्रिटिश लोगों ने पकड़ के ले गए जेल में, और गांधी जी को 3-4 साल की सजा हुई। गांधी जी चालाक भी बहुत थे, वहीं पे जाके थोड़ा धरने पे बैठे, धरने पे बैठे तो उसके बाद थोड़ी सी हेल्थ खराब हुई, हेल्थ खराब के बेस पे थोड़ा लीव ले लेते हैं। आजकल भी आप लोग देखते हो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जब अरेस्ट हो जाते हैं तो हेल्थ के नाम पे वो बेल लेते हैं। लालू यादव का आपने सुना होगा, अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे आम आदमी पार्टी के लोगों को पकड़ा है, तो आप लोग देखेंगे वो सारे लोग कहाँ पे अब हॉस्पिटल में है। तो ये सारी चीजें इसमें दिखती हैं कि भैया कैसे ये लोग यूज करते हैं हेल्थ का। तो ऐसे ही गांधी जी भी चालाक थे, तो वो भी ब्रिटिश वालों को बोले कि भैया हम हेल्थ खराब हो गई है और हेल्थ की बेस पे आप लोग ज्यादा दिन मुझे रख नहीं सकते, और अगर मेरी डेथ हो गई तो कहीं ना कहीं मैं बड़ा लीडर हूँ, पब्लिक रिवॉल्ट करेगी आपके खिलाफ। तो ब्रिटिश लोगों को इसका डर था। 4-5 साल बाद गांधी जी को छोड़ दिया, बोले भैया जाओ भैया तुम हमारे ऊपर क्यों पड़ रहे हो। तो गांधी जी निकल के चले गए, और फिर उन्होंने अब क्रिएटिव काम करना स्टार्ट कर दिया, लोगों के साथ इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिया, लोगों को बोला कि भैया चलो कैसे हम काम करेंगे, वो सारी चीजें भी स्टार्ट कर दी, चरखा चलाना स्टार्ट किया। अब गांधी जी को लगा अभी लोगों को और प्रिपेयर करने की जरूरत है, इतनी जल्दी मैंने कुछ जल्दी बोल दिया कि 1 साल में आप लोगों को फ्रीडम मिल जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि लोगों को सिखाया जाए कि भैया कैसे आप लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनको एजुकेशन देने की जरूरत है, बेसिक चीजें समझाने की जरूरत है, ये सारी चीजें उन्होंने समझाने का स्टार्ट किया। तो गांधी जी कोट पैंट छोड़कर नॉर्मल कपड़े पहनने लग जाते हैं, धोती कुर्ता जो हमारे कल्चर में चलता है, और नॉर्मल जो व्हीकल्स हैं उनका यूज करते हैं, बैलगाड़ी का यूज करके गांव में रुक जाते हैं, गांव वालों से बातचीत करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है कि चलो भैया ये भी हमारी तरह है, तो उन्हें अपने लीडर से मिलना अच्छा लगता है। तो गांधी जी इस टाइम काम करते हैं क्रिएटिव वर्क का, लोगों में एनर्जी डेवलप करते हैं, कहीं पे गाना भजन कर लेते हैं, कहीं पे नौटंकी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं देश में इंटीग्रेशन की फीलिंग आई, और उसी के साथ साथ मजे मजे में गांधी जी उनको एक स्पीच भी दे देते थे, भैया हमें ऐसे देश के लिए लड़ना है, देश के लिए काम करना है, ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। तो गांधी जी इस सारी चीज में थे। भगत सिंह और बहुत सारे यूथ लोग भी गांधी जी के साथ थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, लेकिन भगत सिंह और यूथ लोगों को लगा कि भैया गांधी जी के भी बस की नहीं है फ्रीडम दिलाना, हम लोग अपने तरीके से। तो हमने देखा था आफ्टर 1920 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सारे लोग फिर दोबारा से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में आ जाते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा भी था कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का ओरिजिन का एक और रीजन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वापस लेना, इस वजह से भी कहीं ना कहीं इन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और फिर इन लोगों को लगा कि गांधी जी का मूवमेंट भी ऐसा ही है जैसा लिबरलिज्म और एक्सट्रीमिज्म का था,
इसमें भी खास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से हमें फ्रीडम मिले। तो ये सारी चीजें उसमें थी, लेकिन गांधी जी एक लॉन्ग टर्म विजन को देख रहे थे, तो ये फ्रीडम के बाद भी क्या होगा, कैसे हम लोग चलेंगे, इसलिए उन्होंने कभी भी वायलेंस का सपोर्ट नहीं किया। ये सारी चीजें उनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट थी, उनका एक पिलर्स थी कि हमें कैसे मूवमेंट को चलाना है। ठीक है, तो समझ आया आप सभी को ये नॉन कोऑपरेशन वाला? किसी को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो गांधी मूवमेंट। हेडिंग डालिए गांधी मूवमेंट। आप लोगों को पीडीएफ दिलवा दूं क्या मैं? आप लोग बताओ, अगर नोट्स का पीडीएफ दिलवा दूं तो काम चल जाएगा आप लोगों का? फरीन जी हमारे साथ, बताइए, या लिखवाया करूं या पीडीएफ दिलवा दूं सर से? पीडीएफ अच्छा है। पीडीएफ अच्छा रहेगा? ठीक है, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में 1-2 दिन में फिर पीडीएफ मैं इसमें समझाया करूंगा क्लास में, और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी हर टॉपिक के साथ साथ। ठीक है, इससे आप लोगों का लिखने का टाइम भी बच जाएगा। दीप्तांशु जी भी है ना हमारे साथ? यस सर। चलिए दीप्तांशु, तुम्हें भी पीडीएफ चाहिए या लिखोगे? पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दें? चले जाना है। चलिए, और सृष्टि जी आप? पीडीएफ सेंड कर दो। चलो ठीक है, तो पीडीएफ मैं सेंड करवा दूंगा सर से, मॉडर्न हिस्ट्री वाला। तो उसी से आप लोग जैसे जैसे एक काम जरूर किया करो, जब मैं बोर्ड पे लिखाया करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लिया करो। ये फेज होते हैं एक स्टोरी समझने का। तो आप लोग क्या करना, पीडीएफ से रीड करना, जो भी मैं टॉपिक कराऊं उसको, वो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन साथ में ही जब मैं किसी चीज के बारे में समझाऊं तो उसमें बहुत सारी चीजें लिंक होती हैं। तो आप लोग कोशिश किया करो, जो भी चीज आपको इम्पोर्टेंट लगे उस चीज को साथ साथ आप लोग नोट करते जाओ। तो ये आप लोगों का एज अ शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, खासकर प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्री के क्वेश्चन करोगे तो ये स्टोरी आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि डेट याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर स्टोरी याद रखोगे तो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या किसी की फिलोसॉफी क्या है, कैसे हमारा नेशनल मूवमेंट चला, वो सारी चीजें आपको रिकॉल रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जरूर चला करो। नोट्स रखते हो ना सामने, कॉपी पेन तो रहता होगा सबके पास? क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं, आप लोग ऑडियो मोड में रहते हो ना। तो नोट्स और पेन अपना एक साथ रखा करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फिर गांधी जी के अदर मूवमेंट भी, और साथ में वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 इसको भी साथ में देखेंगे कि इससे वर्ल्ड में क्या चेंज आया और इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, एक वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री में और एक इंडियन हिस्ट्री में। वर्ल्ड की हिस्ट्री भी आपका पार्ट है, उससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इंडियन एंगल को समझने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना हमें जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग भी वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। और ब्रिटिश लोगों के वहां पर जो भी चीजें होंगी, क्योंकि ब्रिटिश वाले लोग हर वर्ल्ड वार में इंक्लूड थे, तो उससे इम्पैक्ट इनडायरेक्टली हम पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। और जिसका कल का क्लास रह गया है, सृष्टि जी का रह गया था, तो रिकॉर्डिंग मैंने सेंड कर दी है, वो देख लेना आप लोग। और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं एक दिन रिवीजन क्लास करा दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम।